दोस्तों आज पेश है पताल भैरवी। देखो चित्र। हवा के घोड़े पर सवार बाकेलाल पवन वेग से दौड़ा जा रहा था। कमाल है, एकाएक घोड़े की गति बढ़ गई और इसकी टापों का स्वर भी नहीं आ रहा। अरे ये तो मैं उड़ने लगा हूँ, उड़ता हुआ बादलों के पार जा रहा है। भू और थे और ये सामने क्या है? जी आत्मा द्वार। और अब घोड़े की पीठ से नीचे उतारा जा बाकेलाल, क्योंकि घोड़े का आत्मा पशु दरबार में जाएगी और तू जाएगा सीधे नरक में। हम नरक दूत हैं। घोड़े की आत्मा नरक। तू क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? बू आओ आत्माराम। अरे मेरा नाम बाकेलाल है। तुम पृथ्वी पर काय काया पहचानने के सूचक नहीं हो। हम आत्मा राम होते हैं ही। किंतु घोड़े सहित एक खाई में गिरकर तुम्हारी मृत्यु हो गई और तुम्हें नरक की प्राप्ति हुई है। अरे आत्मा राम, समोसे खिलाओ ही। आह, समोसे खिलाने का यह कौन सा तरीका है? नरक में समोसे कोड़े को कहते हैं और तुम हमको नरक के स्वाद गोलगप्पे, भल्ले, पापड़ी, चीले इत्यादि सब खिलाएंगे ही। मुझे नहीं खाना। बू ये युवक, शायद तुम सपन देखकर भयभीत हो गए थे ही। ओह, तो क्या मैं सपन देख रहा था? शुक्र है सपन में मरकर नरक में पहुंच गया था। ओह, तुम पर तो पंचक काल दृष्टि है। हाँ, इसलिए तो 5 अनमोल रत्न लेने निकला था और पंचक दृष्ट फल की दृष्टि निष्क्रिय कर देंगे। तो 2 रत्न मैंने प्राप्त कर लिए। परंतु आप कौन हैं? बाकेलाल, मैं ऋषि निवालाचार्य हूँ। एक श्राप के कारण सप्ताह में एक बार कोई जीव जंतु अपना निवाला बनाना की चेष्टा करता है, किंतु आज मैं मेरे प्राणों की रक्षा की है। इस मैं मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें बताऊंगा कि तीसरा रत्न किस प्रकार मिल सकता है। मैंने आपके प्राणों की रक्षा की कब की? जब तुम सपन में भयभीत होकर जोर से चिल्लाए तो एक भेड़िया मुझे अपना निवाला बनाने के पीछे पहुंचा था। तुम्हारी चीख सुनकर भाग गया, अन्यथा अब तक वह मुझे मार चुका होता। ओह बाकेलाल, मैं पतालू गुफा का मार्ग बताता हूँ। उस गुफा में एक विशेषता है कि जिसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति जीवन काल में केवल एक बार उस गुफा में इच्छित वस्तु का पता बताती है। अरे वाह, फिर तो वह गुफा मुझे तीसरे रत्न का पता बता सकती है। और इसी पतालू गुफा का पता पूछकर बाकेलाल गुफा की ओर चल पड़ा। चलो, इस बार मेरे सपन में भी भला हुआ। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। और ठीक उसी पल पताल भैरव पताल गुफा एक इच्छित वस्तु का पता बताती है और मुझे पता चल गया है कि वह गुफा कहाँ है। अब मैं मिल जाएगा मुझे युवा रतन ही। और बाकेलाल पतालू गुफा में पहुंचा।
में पहुंच चुका था। हे पतालू गुफा, मेरा नाम बाकीलाल है, मुझे चिर युवा रतन का पता बता। किंतु पता बताने से पूर्व मैं कौवे की तरह कौवे का अंडा लाकर मेरे मुंह में डालना होगा। ही कौवे का अंडा? हाँ, बाहर किसी वृक्ष पे मिल जाएगा और मैं कौवे के अंडे लेकर आता हूँ। वो बड़ी अजीब शर्त है, मगर पूरी तो करनी ही पड़ेगी, अन्यथा गुफा का मुंह में चिर युवा रतन का पता नहीं बताएगा और वह वृक्ष पर कौवे मंडरा रहे हैं, वहाँ मुझे कौवे का अंडा अवश्य मिल जाएगा। कौवे का से सावधान, अगर कोई मानव इस ओर आ रहा है, कांव कांव के वृक्ष पर चढ़ रहा है, वो घोंसले की तरफ जा रहा है, वो रहा कौवे का घोंसला, अवश्य ही अंडा होगा। कांव कांव, उसने हमारा अंडा हाथ में लिया। कांव कांव, मारो। वाह, मिल गया कौवे का अंडा। ही ओए ओए हाय, आह मेरी खोपड़ी फोड़ डाली। कड़ाक्रमण। बाकीलाल ने नाव ना देखा तब पेड़ से नीचे कूद गया। कूदो और बाप रे, जान बची। और कौवे का अंडा ले आया, मेरे मुंह में खुले मुंह में डाल दो, ठीक है। और बुरा ना मानना बाकीलाल, कई बार निर्मल यादाश्त के लोगों को पता बताना भूल जाता हूँ और वापस आकर मुझे दोबारा पता बताने को कहते हैं, ना बताने पर अपशब्द कहते हैं। ये कौवे की ठोक मारना खोपड़ी की यादाश्त वाली कोशिकाओं को अधिक सक्रिय कर देता है, इसलिए मानव कभी मेरा बताया पता नहीं भूलता। इसलिए मैं एक बार में ही पता बताता हूँ, भूल गए तो फिर गए काम से। ही तो सुन, चिर युवा रतन दुर्गत नगर में के राजा दुर्गति सिंह के राजमहल में मिलेगा और तुम्हारी निगाहें सामने जाते ही तुम उसे पहचान लोगे। इतना बतरक गुफा ने मुंह बंद कर लिया और बाकीलाल गुफा से बाहर आ गया। चलो इतना तो पता चल रहा कि चिर युवा रतन राजमहल में है। वहाँ कहाँ पर है, इसका पता मैं लगा लूँगा। ही और बाकीलाल को वहाँ जाते ही वहाँ आ पहुँचा पैताल भैरव। ये यही है वह पैताल गुफा। ही हे पतालू गुफा, मुझे चिर युवा रतन के पता बता। किसी एक वस्तु का पता एक बार में ही बताता हूँ और किसी वस्तु से देर पूर्ण ही बाकीलाल को रतन का पता बता चुका हूँ। तुम किसी और वस्तु का पता पूछ सकते हो तो फिर मुझे बताओ, बाकीलाल का आता पता बताओ। वो फिर पहले जाकर कौवे का अंडा लेकर आओ। ही और कुछ देर बाद और बाकीलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ दुर्गत नगर में प्रवेश कर गया। मैं दुर्गत नगर में आ गया हूँ, पहुँचा हूँ। बस अब मुझे महल में पहुँचकर युवा रतन का पता लगाना है, उसे प्राप्त करना है। ही किंतु राजमहल खाली हाथ जाना उचित न होगा महाराज, कोई सुंदर सा तोहफा उससे ले जाना चाहिए। ही और उसी समय दुर्गत नगर के राजमहल में यातना गृह में महाराज खंबा गर्म हो गया है। ही तो फिर कार्रवाई आरंभ करो। और महाराज, ये अनजाने में हो रहा है, मैं व्यापारी हूँ, यदि मुझे पता होता वो चीज़ आपको बेचने के लिए लेकर नहीं आता। वो भूल की है तो दंड भुगतना पड़ेगा। ओ, ये खंबा बहुत गर्म है। वो तो फिर इसे सजा के बदले 50 कोड़े खा लो। ठीक है, मैं कोड़े खाने को तैयार हूँ। व्यापारी को खंबे से मुक्त कर दो और कोड़े खिलाओ। कोड़े से मेरी खाल की तरह जाएगी, तो इसे गर्म खंबे में बांध दो।
मुझे खंबा पे ही बांध दो। और खंबे पे बांध दिया। आह, ये तो पहले से भी अधिक हो गया है। राजा पूर्ण रूप से इस तरह नियंत्रण नियंत्रण तपाया जाता रहा। मैं पूरी तरह जल रहा हूँ। आह, मुझे कोड़े मार लो। तुम्हारी इच्छा है सैनिकों, खंबे खोलकर इस कोड़े मारो। खंबा, आह खंबा, आह कोड़े। तब महाराज सजा पूरी हुई। अब अपने सम्मान सहित नगर में छोड़ आ सकते हो ही। जैसी आपकी आज्ञा। बू। और व्यापारी वहां से चला गया। मूर्ख व्यापारी गरम खंबे पर बंधा रहता तो 50 कोड़े भी खाए ही। बाकीलाल अभी तक किसी वस्तु दिखाई नहीं दी थी जो महाराज के तोहफे में लेकर जाए। लगता है अभी और भ्रमण करना पड़ेगा। और ये चिड़िया ले लो, चिड़िया ही क्यों ना ये सुंदर चिड़िया तोहफे में ले जाऊं। नहीं नहीं, पिंजरे में कैद प्राणी राजा को भेंट में देना उचित नहीं। और घोड़ा कैसा रहेगा? घोड़े ले लो, घोड़े। राजा घोड़े तो राजा के पास पहले ही बहुत होंगे। तलवार ले लो, तलवार ही। वह तलवार से ले चलता हूँ ही। क्या राजा के पास तलवार ना होगी? अरे बैलगाड़ी में लदी होदी में क्या है? अरे वाह, सुंदर कछुए। राजा के उद्यान में ताल अवश्य होगा। सुंदर तलवे ताल में 4 चांद लगा देंगे। मेरा मेरा ये तोहफा राजा दुर्गत सिंह को अवश्य पसंद आएगा। व्यापारी सारे कछुए खरीद लूँ। क्या इन कछुए मुझे बेचोगे? मैं तो बेचने ही आया था। तो फिर दाम बताओ। बैलगाड़ी सहित 50 रुपया। ये लो 50 रुपया। कछुए तुम्हारे, मगर तुम इन कछुए का क्या करोगे? मैं इन्हें यहाँ के महाराज के तोहफे में देकर जाऊंगा। और कछुए कच्छ मतबल खरीदे तोहफे में पिटेगा। और बाकीलाल अपना घोड़ा बैलगाड़ी के पीछे बांध दिया। लाओ बैल की लगाम मुझे दे दो। हाँ, जल्दी से लगाम थाम लो। मेरा करम बेटा करमचंद, बू निकल ले। अरे ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे पीछे भूत पड़ गए, किसी भूत लगे हों या किसी की चोरी की हो, या फिर माल अच्छे दामों पर बिकने का कारण ही। और बाकीलाल बैलगाड़ी को हाँकता हुआ राजमहल की तरफ ले गया। राजा को इन कछुए देखकर प्रसन्नता होगी। और चलो बैलों को महल में की ओर चलता हूँ। अब अबे मुस्ता, ये भी फटेगा। महल आ गया ही। मुझे अपनी जान भी खतरे में लग रही है। इसके कान पर काटूं तू क्या, ताकि महल में ना घुस पाए। गुर्र। दरवाजा मेरे नाम पर बाकीलाल है, खोलो। मेरे महाराज से मिलना है। ये बैलगाड़ी तो जानी पहचानी लगती है। अरे इसमें वही कछुए हैं। इसे महाराज तोहफे में लाया हूँ। तोहफे में? सैनिक ने बाकीलाल को महाराज के लिए तोहफा लाए हैं। इन्हें बेइज्जत महाराज के पास ले चलो। ओह, आओ हमारे साथ। चलो। महल में प्रवेश मिल गया। ये दरबान बेइज्जत क्यों करके बोला? फिर महाराज, खंबा गर्म हो गया है तो कार्रवाई शुरू की जाए। ओह, ये क्या कर रहे हो महाराज? मुझे गर्म खंबे से क्यों बांध दिया? ताकि तुम्हें हमेशा यह स्मरण रहे कि दुर्गत नगर में कछुए के नाम लेते हुए मुझे दुर्गति होती है।
और मैं जल रहा हूँ, मुझे खंबे से स्वतंत्र कर दो। वो खंबे से स्वतंत्र किया जा सकता है, किंतु बदले में 50 कोड़े खाने होंगे। ठीक है, मैं कोड़े खाने को तैयार हूँ। आह आह। और फिर दोबारा दुर्गत नगर के महल में मुंह करके भी ना ना सोना, अन्यथा बुरा असर होगा। और हाँ, तुम्हारे कछुए भी कुएं में फेंक दिए जाएंगे। ये मुंह करके, मुंह तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चिर युवा रतन राजा दुर्गत सिंह के पास ही है। और अब ना सिर्फ मुझे चाहिए, बल्कि राजा दुर्गत सिंह की मेरी जो दुर्गति की है उसका हिसाब भी बराबर करना है। गुरु बाकेलाल नगर में एक वैद्य के पास होता। ये जख्म तो कोड़े के अवश्य हैं, राजमहल से आ रहे हो। हाँ, मगर तुम्हें कैसे जाना? दुर्गत नगर में कछुए लाना मना है। कछुए लाने वाले की दुर्गति से कोड़े की व्यवस्था है। परंतु ऐसा क्यों है? एक कहानी बहुत लंबी है, जो तुम्हें छोटी करके सुना दूंगा, परंतु तुमसे मुझे एक योजना में 5 रुपया खर्च करनी होगी। इसका मतलब कहानी कई दिन में पूर्ण होगी। बेटे बाकीलाल, तेरा सारा शरीर कोड़ों की मार से दर्द कर रहा है। तू इस नगर में सिर छुपाने के स्थान चाहिए। कुछ दिन यहीं रुकना, रावैद जी को उपचार करवा ले और राज कछुए की बैर की कथा सुन ले। और बाकेलाल ने कछुआ कथा सुनना के लिए सहमति दे दी। ठीक है वैद्य जी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मुझे कहानी सुनाना आरंभ करो। तो फिर लाओ 5 रुपया ही। अरे कहानी सुनाओ तो सही। अरे आज तो मैं तुम्हें केवल इतना ही बताने वाला था कि एक ऐसी कहानी जानता हूँ जिस कहानी तो कल सुनाऊंगा ही। तो ये लो कल की ओर से, तो ये लो कल की ओर आज की मिलाकर 10 रुपया। बाकीलाल, जब तो मुझे कल कहानी भी आज सुनानी होगी। बाकीलाल, तुम बहुत स्वयंपूर्ण की बात है। किसी वन में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। अच्छा बाकीलाल, शेष कहानी परसों सुनाऊंगा। शेष लंबी कहानी छोटा कर दिया है, इसलिए रोजाना एक पंक्ति करके कहानी सुनाऊंगा। तो फिर ये लो 5 रुपया आगे की कहानी के लिए। बाकीलाल, कछुआ और खरगोश दोनों विभिन्न मित्र थे ही। अच्छा बाकीलाल, आगे की कहानी अगले दिन। आज मेरी पूरी कहानी इसी समय सुनाऊंगा। गुरु, तुम मुझे पूरी कहानी इसी समय सुनाओ। गुरु, ओह, थैली भरकर 10 मुद्राएं। बाकीलाल, एक बार की बात है, कछुआ और खरगोश दौड़ शर्त लग गई। खरगोश की तीव्रता से भाग निकला और कछुआ पीछे रह गया। खरगोश ने सोचा कि चलो जब कछुआ थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, और विश्राम करने के लिए कछुए के आगे निकल कर रेस जीत गया ही। बस यही बात राजा दुर्गत सिंह को अच्छी नहीं लगी। वो कछुओं से चिढ़ने लगा। कहानी खत्म। वाह, ये तो बड़ी अच्छी कहानी है। तुम्हारे पास तो एक डंडा हुआ क्या? डंडा? हाँ, डंडा जरा ला कर दो ही। और वैद्य ने डंडा लाकर बाकीलाल को दिया। नाम मुराद पंचतंत्र खरगोश कछुए की कहानी सुनाकर बाकीलाल को मूर्ख बनाता है। आह आह, क्षमा कर दो बाकीलाल, मेरी वैद्यगिरी नहीं चलती। मैंने तुम्हें 80 रुपया ऐंठने के लिए योजना बनाई। आज राजा दुर्गत सिंह की कछुए से बैर की कहानी नहीं पता। और बाकीलाल, मैं तुम्हें ठग हुआ धन वापिस करता हूँ। तो अब तुम चाहो तो मेरे घर भी रह सकते हो। नहीं, ये धन तुम रखो।
मगर भविष्य में कभी मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करना। अब भोजन का प्रबंध करो। ठीक है बाकीलाल। और 2 दिन पश्चात बाकीलाल का शरीर बने कोड़ों के जख्म भर गए। देखो वैद्य, मुझे चिर युवा रतन तलाश है। यदि तुम इसी रूम में महल में दोबारा गया तो पहचान लिया जाऊंगा। राजा दुर्गत सिंह इस बार मेरी दुगनी दुर्गति करेगा और सत्य रतन के पास रहते रहते झूठ भी नहीं बोल पाऊंगा। मेरे पास 2 बेशकीमती रतन हैं तो मैंने सोचा कि मैं भेष बदलकर रत्नों का व्यापारी बनकर राजा के पास जाऊंगा और रतन तुम भी मेरे साथ चलोगे। मेरा परिचय राजा को दोगे। इस कार्य के लिए तुम्हें और धन दूंगा। बाकीलाल, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। और बाकीलाल रत्नों का व्यापारी बनकर राजमहल पहुंचा। हमारे महाराज को बहुत दुर्लभ रत्नों से बहुत शौक है, परंतु अभी बाकीलाल शिकार पर गए हैं। लौटने महाराज मिलवा कर बहुत प्रसन्न होंगे। व्यापारी, तब तक तुम अतिथि गृह में विश्राम करो। मुझे महाराज से मिलकर प्रशंसा होगी। बच्चू, एक बार चिर अवस्था युवा रतन हाथ लग जाए तुम्हारा महाराज को देख लूंगा। गुर्र। अतिथि गृह में। बेटा बाकीलाल, महाराज अभी महल में नहीं है। यही उचित अवसर है कि तेरे पास सत्य रतन है जिसे हाथ में लेकर दरबारी असत्य नहीं बोलेगा और जिसे तुरंत बता देगा कि युवा रतन कहाँ रखा है ही। और मन ही मन बाकीलाल तय किया। बाकीलाल ने सत्य रतन निकाला और दरबारी के हाथ पर रख दिया। दरबारी, देखो ये रतन बहुत दुर्लभ है। ऐसा एक रतन, दुर्लभ रतन, चिर युवा रतन तुम्हारे युवराज युवा रतन का पता मालूम है? चिर युवा रतन तो महाराज के पास है, परंतु महाराज उसे कहाँ रखा है ये कोई नहीं जानता। बाकीलाल ने सत्य रतन को वापस ले लिया। दरबारी को जाने के पश्चात राजा सत्य रतन कहाँ रखा है नामुराद पालतू गुफा का आधा अधूरा पता बताकर गुर्र। मगर सत्य रतन तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। शायद किसी और से रतन का पता। और बाकीलाल वैद्य के साथ लेकर तुरंत कोषाधिकारी के पास पहुंचे। कोषाधिकारी, तुम खजाने की देखभाल करते हो, मेरे पास बहुमूल्य रत्न है। मैं कहता हूँ कि महाराज लौट आए तब तक ये रत्न को सुरक्षित स्थान पर रख दो ही। ये तो अद्भुत रत्न लगता है। ठीक है, मैं इसे खजाने में की सुरक्षित रख देता हूँ। वहाँ तो कोई और अद्भुत रत्न रखे होंगे। हाँ, सभी अद्भुत रत्न वहीं रखे हैं और चिरयुवा रत्न उसके विषय में मैं नहीं जानता। और वो भी यहीं कहीं रखा होना होगा। तुम कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाओ। ओह, मैं स्वयं पता लगा लूंगा खजाने में चिरयुवा रत्न कहाँ रखा है। ही बाकीलाल, ये तुमने क्या किया? इसे मूर्छित क्यों कर दिया? इसकी और कोई आ गया तो हमारी खैर नहीं। भू। बाकीलाल चिरयुवा रत्न की खोज में जुट गया। मुझे केवल इतना पता है, वह गुलाबी वर्ग का है और उसी आधार पर अपनी खोज करनी होगी। तभी, बता कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है? मेरा नाम बाकीलाल और मैं यहाँ चिरयुवा रत्न की खोज कर रहा हूँ। बू। ओह, सत्य रत्न के प्रभाव से मैं सच कह गया हूँ। बाकीलाल को तो हमने कोड़े मारकर महल से निकाल दिया था, फिर तुम वही हो? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने भेष बदल रखा है। ओह, तुम्हारी यह जरूरत तुम्हारी शीश हमारी धरोहर चुराने पहुंचे? महाराज, सेनापति, इसके पास जो कुछ भी है ले जाओ और 45 कोठरी में डाल दो। मर गई। महाराज, इसके साथी को क्या करें? इसको राज्य का नागरिक है। मेरे पास अपने जख्मों का उपचार करवाने आया था।
और मुझे पता चला कि ये त्रियुआ रत्न लेने यहाँ आया है, तो मैंने इसे यहाँ लिया है ताकि अवसर मिलने पर पकड़वा सकूं। तो ठीक है, तुम जा सकते हो। और सेनापति बाकीलाल को पताल कोठरी में डाल दिया। पताल कोठरी में आज तक कोई बाहर नहीं निकला, जिंदा या ना मुर्दा ही। और सेनापति जाने बाद लगता है मुझे पंचग्रहण योग का प्रभाव शुरू होने लगा है। मेरी मृत्यु निकट आ गई। वो यह टुकड़ा यहाँ क्यों रखा है? कहीं इसके नीचे कोई विषैला सांप तो नहीं? और बाकीलाल ने सावधानीवश टुकड़ा हटाया। वो यह छेद कैसा है? यह तो कोई जबड़ा। और तभी एक पंजा उसी छेद से निकलकर बाकीलाल की गर्दन पर लिपटा। आ बचाओ, वही ये पैताल कोठरी त्रिकाल है। ओह, बाकीलाल को उस छेद में घसीटता चला गया। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। यहाँ तो मैं कहाँ हूँ? ही मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पैताल भैरवी ही मेरा नाम है। मैं बाकीलाल हूँ। बाकीलाल पताल कोठरी में बना छेद वास्तव में पताल लोग द्वारा यहाँ मैं पृथ्वी पर निकलती हूँ, लेकिन उस कोठरी में आने वाले प्रत्येक मानव के हाथों मारना ही पड़ता है ताकि मेरा भेद रहे। अब तुझे मरना होगा ही। नहीं 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 हो सकता। ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं मार सकती। चलो जान बच्ची। मगर ये मुझे मारते मारते रुक क्यों गई? बाकीलाल, तुम्हारी शक्ल मेरे प्रीतम पताल भैरव से मिलती है। पताल भैरव? हाँ, मैं उससे विवाह करने वाली थी कि वो मेरे भाग्य में धोखा खाना लिखा था। मैं पृथ्वी को जीतना था और एक दिन वहाँ गया, फिर लौट के नहीं आया। बू। मैं प्रत्येक रात्रि उन्हें तलाश करने पृथ्वी पर जाती हूँ, परंतु आज तक उसे खोज न पाई। लगता है मुझे कभी नहीं मिलेगा, किंतु यदि मैं उससे विवाह कर यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं पताल भैरव मुझे मिल गया। बेटा बाकीलाल ने इनकार किया तो मृत्यु निश्चित है। बाकीलाल, तुम क्या सोचने लगे? मैं सोच रहा हूँ कि विवाह की तैयारी के लिए पहले यहाँ से बाहर तो जाना ही होगा। पताल मार्ग में का प्रयोग करके तुम पृथ्वी की सतह पर जा सकते हो, पर इस कार्य के लिए मेरे पास हैताल मणि मार्गमणि है। इस मणि के बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। बाकीलाल सातिर दिमाग सोच रहा था संकट में बाहर निकलने का उपाय। तो फिर ठीक है, मुझे विवाह करने के लिए तैयार हूँ मैं। तुम्हें भी मेरे एक कार्य करना होगा ही। कौन सा कार्य? तुम्हें राजा दुर्गति सिंह को पताल में कैद कर दो और मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें राजा दुर्गत सिंह का राजदंड भी ला दूंगी, जिसके बाद प्रजा की जैसी राजदंड होता है प्रजा उसे ही राज मान लेगी। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। राजा बनने ही मैं फिर तो मैं आराम से पता लगा लूंगा त्रियुआ रत्न कहाँ है। और फिर बाकीलाल, देखो मैंने राजा दुर्गत सिंह को बंदी बना लिया। बाकीलाल, इसके तुम्हारा हाथ है। बाकीलाल, तुम यहाँ पर निकलवा दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा और त्रियुआ रत्न भी दे दूंगा। वो यू बाकीलाल को गर्म खंबे से बांधने, कोड़े मारने सजा तुम्हें अब पताल में रहकर भोगनी होगी ही। और बाकीलाल, ये है राजदंड। अब तुम दुर्गत नगर के राजा हो। तुम ही हो ही। वाह वाह। अब तुम पताल मार्गमणि
भी दे दो ताकि मैं राजा बनने के पश्चात दुल्हा बनकर वहां से आ सकूं। क्या सच कह रहे हो? ही। और बाकीलाल, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। अवश्य, ही करो, ही। और हमेशा करती रहो, ही। शीघ्र लौटना। और राजमहल में कोहराम था। महाराज सिंहासन से एक दिन के लिए खाली नहीं छोड़ जा सकता। पाताल भैरवी महाराज को उठा ले गई है, किंतु राजा बनना जिसके पास होगा राजदंड, और राजदंड मेरे पास है, ही। और मैं तुम्हारा राजा, ही। बोलो दुर्गत नगर राजा बाकीलाल की जय। तभी गुप्तचर ने आकर सूचना दी, महाराज गजब हो गया, कच्छों हो गया, कंछों ने आक्रमण कर दिया है। सिरमंडाती होली पड़ गई। आक्रमण? कंछों की दुर्गत का आक्रमण कर दिया। कच्छों को धोकर सुखा दो, दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। महाराज आप जानते नहीं, ही। सेनापति, मैं क्या नहीं जानता? महाराज आप कच्छ सेना के बारे में नहीं जानते, तो फिर सिद्ध ही मुझे बताइए, क्योंकि शत्रु पर विजय जीतना तो उतना ही लाभदायक होता है, ही। महाराज कच्छ सेना का कथा आपको कथाकार सुनाएगा। महाराज ठहरो कथाकार, जरा रुको। सेनापति, ये मुझे कथा सुनाकर तुम कच्छ सेना सुनाए, तुम युद्ध की तैयारी करो, तुमको कथा सुनने आवश्यक नहीं है, ही। लेकिन किंतु महाराज, हमारे यहाँ नियम है कि जब कोई कथा सुना रही होती है तो सभी सम्मानित होना पड़ता है, ही। तुम्हें जो कहा गया है वही करो। कथा सुनने के लिए बहुत से लोग उपस्थित हैं। जो आज्ञा महाराज। यह कमबख्त कच्छ सेना सीधी महल में आ धमके। वो कथाकार ने कच्छ सेना की कथा सुनाना आरंभ की। महाराज बाकीलाल जी ज्ञात वो 50 वर्ष पूर्व राजा दुर्गत सिंह जब मात्र 20 वर्ष के युवा थे, ही। बहुत दुर्गत नगर के 30 उनके पिताजी का दूषित का राजा था। राजा दूषित का राज्य सभी सुखी थे, क्योंकि स्वयं को दुखी मानने को कहने वाले राजा सरेआम कोड़े की सजा देता था। बोल तू दुखी है, सुखी है तो करा क्यों रहा है, चीख क्यों रहा है? मैं करा और चीख नहीं रहा, मैं तो देखो हंस रहा हूं, ही। राजा दुर्गत अत्यंत दुर्लभ और वृद्ध हो चुके थे, और अवस्था को देखकर दुर्गत के पुत्र ने एक दिवस पर महाराज की प्रार्थना की। महाराज आप अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं, पता नहीं कब सुरक्षित से बुलावा आ जाए और अकस्मात लुढ़क जाए। क्यों न आपके जीते जी मेरा राज्याभिषेक कर दिया जाए। खो नहीं पुत्र, खो तुम्हारा वहम है। अभी मेरी ताकतवर हूँ, खो। और ऐसा कहते ही पूर्व कृपा मुझे तो शर्म करे, कृपा कुछ तो शर्म करे पिताजी। बोलने के समय आधे अधिक शब्द तो खांसी की तेज स्वर के साथ ही बाहर आ रहे हैं, और देखिए मेरे छोड़ते ही आप गिर गए। ओह, ये स्वर कैसा लगता है, कोई हड्डी टूट गई। नहीं पुत्र, वो तो मेरे फरस के गिरने से पत्थर जब फौलाद फरस पर गिरता है तो ऐसी ही ध्वनि होती है, ही। ये मेरे प्रिय सिंहासन, जब तक मेरी एक भी श्वास शेष है, सौगंध खाता हूँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आह, बूढ़ा सरलता से सिंहासन छोड़ना दिखाई नहीं पड़ रहा गुरु, किंतु दुर्गत सिंह पर अब राजा बनने का भूत सवार हो चुका था। एक दिन की बात है जब दुर्गत सिंह राजवैद्य को भेजा। देखो राजवैद्य, तुम ऐसी औषधि दो जिसे मेरे तन बदन में गावा पहलवानों जैसी ताकत भर जाए। और उन्हीं दिनों एक तपस्वी भ्रमण करने के लिए राजमहल
निकले थे। हे महान तपस्वी, मुझे पर उपकार करें, मुझे राह दिखाएं। अभी मरना नहीं चाहता और आज नई राज सिंहासन छोड़ना चाहता हूँ। और कच्छप के द्वार पर आज तक कोई खाली नहीं लौटा, और कच्छप नदी में जल से स्नान कर तेरा कल्याण होगा। और राजा दुष्यंत ने कच्छप नदी में स्नान करने पहुंच गया, और कच्छप प्रकट हुआ। वत दूषित, ये ले चिर युवा रतन, जिसके पास रहेगा वृद्ध ताऊ से छू भी नहीं पाएगी। ही क्या, इससे पूर्व की रत्ना राजा दुर्लभ सिंह के हाथ में आता। और कच्छप देसी की कुल्हाड़ी की मार कर रतन दुर्गत सिंह ने अपने अधिकार में ले लिया। ही यह रत्न मेरे पास रहेगा। पुत्र, तूने क्या किया? उस रत्न की आवश्यकता मुझे है। ही आपकी आवश्यकता इस नदी को है। आपको मारकर मैं इस राजा बनूंगा। ही हा। और दुष्ट कच्छप सेना तुझसे प्रतिशोध लेगी। सैनिकों, और दुर्गत सिंह के सैनिक ने मोर्चा संभाल लिया। खत्म कर दो कच्छप सेना को। ही और हमारे कच्छप वस्त्रों से पृथ्वी की कोई ताकत नहीं काट सकती, और तुम्हें भी काट देते हैं। और सैनिक, तो कच्छप सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे हूँ। और सिर दी दुर्गत सिंह के सारे सैनिक मारे गए। पकड़ो दुष्ट को। कच्छप सेना अब मेरी ओर आ रही है। मेरी घोड़ा घास चर रहा है। यदि मैं घोड़े की ओर बढ़ा तो कच्छप सेना मुझे इसी ओर आ रही है। अगर मैं पैदल भागकर मैं कब तक बच पाऊंगा? भू। और संध्या तक कच्छप सेना एक कदम आगे बढ़ा सकी। अरे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा सेना तो चुस्त है, लेकिन इनकी सवारियां यानी कछुए की गति अत्यंत सुस्त है। मैं अभी भी केवल एक ही कदम चल पाई हैं। ही और दुर्गत सिंह ने निर्भीक होकर अपने घोड़े तक पहुंचा। और तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगे। मैं चला अपने राज्य दुर्गत की ओर। हा राजा। ही अब वहां तक पहुंचकर तिरांत करेंगे। गुर्र। और कथा समाप्त हुई। और कथा के अनुसार कच्छप सेना 50 बरस पूर्व हो चुके हैं, और धीमी गति के कारण वे अब यहाँ पहुंचे हैं। महाराज, सेना तैयार है। महाराज, भू आदेश। सेना तैयार है तो आपको जाकर कच्छप सेना से मुकाबला करो, उसके राज्य में घुसने से रोको। महाराज, किंतु महाराज, मेरा हौसला अफजाई के लिए राजा को साथ भी अवश्य होना चाहिए। किंतु मैं अभी नहाया नहीं हूँ, और बिना नहाए मैं कहीं कार्य नहीं कर सकता। मैं फिर महल में के द्वार पर अवश्य चलूंगा। ही और चिर वितरित युवा का पता भी तो मुझे नहीं लगा, और तब तक मैं राजा दुर्गति सिंह के वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि पताल वापस भैरवी के पास मार डालेगी। वो आगे बढ़ो सैन्य बहादुर शासन। और ध्यान रहे, कच्छप सेना से दूर मारकर अस्त्रों से अधिक प्रयोग करना। ही और उधर पताल भैरवी दुखी थी। मेरे भाग्य में धोखा खाना लिखा था। पहले पताल भैरव विवाह के नाम पर धोखा दे गया, अब बाकेलाल भी। अब तो बाहर जाकर दोनों की खोज नहीं कर सकती, क्योंकि पताल मार्ग मणि भी बाकेलाल ले गया है। सहसा पताल भैरव की आंख चमकी। ओह, ये तो बाल है। ओह, ये तो यहाँ तो मेरे अगल बगल बाकेलाल ही आया था। अवश्य उसी का बाल है।
पाताल भैरवी अपने सिर पर बाल को तोड़ा। मुझे इस विधि को अपने एक केस तोड़कर बाकीलाल के केस के साथ रखना होगा और इन दोनों बालों को एक गड्ढे में रखना होगा ही। तो मैं तो सोच रही थी कि विवाह के पश्चात विदित पूर्व संतान उत्पन्न करूंगी, किंतु विवाह की उम्मीद धूलित होने के पश्चात बाकीलाल इस केस से द्रव लेकर अपने द्वारा संतान उत्पन्न करूंगी, पर मुझे इस बाल से को प्राप्त होगी ही। अब मुझे खुदाई करनी होगी। और थोड़ी देर पश्चात ओह पाताल देव की कृपा संतान उत्पन्न हो गई ही। पुत्र, मैं तुम्हारा छैला रखती हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है माते। पुत्र छैला, बाकीलाल तुम्हें पिता हैं, जाओ उन्हें लेकर आओ। क्योंकि तुम एक पृथ्वी मानव और मेरी संतान हो, अवश्य ही पृथ्वी पर अवगमन के लिए पताली मार्ग मणि की आवश्यकता नहीं होगी ही। और अस्त्र शस्त्र में पहुंचकर पुत्र, अपनी सुरक्षा हेतु अस्त्र में कोई अस्त्र चुन लो ही। ठीक है माते। छैला ने गरगट नाम का एक अस्त्र चुना। माते, अच्छा माते, पुत्र को आज्ञा दो। जाओ पुत्र, सिर दी और जाओ पुत्र, अपने पिता के साथ सिर ही लौटना, अपने पिता की यथा सिर ही लेकर आओ। अच्छा माते, मैं जाता हूँ, पिता को लेकर आता हूँ ही। और मैं जाकर शस्त्र प्रधार लगाते हूँ। दुष्ट बाकीलाल, यदि तूने मेरे से विवाह से इनकार किया तो तुम्हारा सिर काटकर पाताल में गिरा दूंगी ही। और उधर कच्छ सेना, दुर्गत नगर की सेना युद्ध परारंभ हो चुका था। हमारे सैनिक बड़ी तो कोई हमारे सैनिक तो इनको कोई हानि पहुंचा ही नहीं रहे। भू बचाओ वरना सब मारे जाओगे। हमें राजा का अंत करना था, चलो राजमहल की ओर। और बाकीलाल खजाने में चिर युवा रतन खोजने में डटा था। युवा कहाँ होगा चिर युवा रतन। और तभी सेनापति ने आगे सोचनी, महाराज कच्छ सेना हमें भारी पड़ रही है और राजमहल की ओर आ रही है, वो आपका वध करना चाहती है। यह समाचार सुनकर बाकीलाल के होंठ उगता हो गए। अरे, उनके शस्त्रों ने हमारी सेना को गाजर मूली की तरह काट कर डाल दिया। तुम्हारे शस्त्रों को कोई प्रहार नहीं हुआ। कच्छ राजमहल में मेरा वध करने आ रहे हैं। और भय से बाकीलाल के हाथ से राजदंड टूट कर फर्श पर गिरा और राजदंड फर्श पर गिर कर टूट गया। और इसी के साथ बाकीलाल की आश्चर्य से फैल गई। राजदंड में ही मिले निकला रतन। और चिर यह रतन ही। और तभी वो रतन बाकीलाल के हवाले, वो रतन मेरे हवाले कर दे बाकीलाल। ओह, ये किसने ला तुम्हारी? मेरा नाम, ये तुझे मैंने ला तुम्हारी। मेरा नाम पाताल भैरव है और मैं चिर युवा रतन की तलाश में आज पूरी हो गई। और मैं इस पृथ्वी पर जीतना चाहता था, किंतु एक श्राप के कारण मैं पृथ्वी में अधिक समय तक रहने से विरक्त हो जाता। और ऐसा हुआ, मेरी वृद्धावस्था के कारण मेरा सपना अधूरा रह गया। परंतु अब यह रतन के कारण मेरी युवावस्था दूर हो गई, वृद्ध अवस्था दूर हो गई है। और अब मैं वृद्ध अवस्था का भय नहीं रहा। अब मैं पृथ्वी पर राजा बनने का
कर सकूंगा। ही सेनापति, रोको इसको। क्या खाकर रोकूं? पाताल भैरव वहां से जाता है। अरे खजाना, अरे खजाना तो मुझे मार रहा है और चिर युवा रत्न ले गया है। पंचक प्रभाव मुझे भी मार डालेगा। अब मुझे रत्न प्राप्त करना होगा। बूह साई खजाना। किंतु कोषगार के निकलते ही वो आ रहा राजा। मर गए, ये तो कच्छ सेना के ही लग रही है। सेनापति रोको ने, महाराज यदि मैं आगे बढ़ा तो मेरी मृत्यु उनके हाथों लिखी होगी। वो और हमें श्राप मिला हुआ है कि हम कच्छुओं बिना युद्ध नहीं कर सकते और अपने कच्छुओं की गति धीमी के होने के कारण इस बार हमने फेंकू यंत्र निर्मित किए हैं ताकि हम दूर से किसी शत्रु पर प्रहार कर सकें। किंतु कच्छ सेना सैनिकों के अस्त्र बीच में आ गया। छेला, ओह, अब आता है छेला। जब आता है छेला तो उठता है जलजला। ही ये कौन है? पिताजी प्रणाम। पिताश्री, तुम्हारा पिताजी कैसे हो गया? ये तो मेरी माता श्री भैरवी को ही पता होगा। मैं केवल उनके आदेश का पालन करने आपको उनके पास लेने आया हूँ। ओह, ये पैताल भैरवी का पुत्र है, मेरा बेटा बाकीलाल। अब तो तू गया और मारो। भू, अब क्या होगा? ये तो कच्छ सैनिकों से बच गया तो छेला मुझे पताल ले जाएगा और पताल भैरवी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। और छेला ने उकार लगा तो आगे बढ़ा। जय पताल भैरवी। अरे छेला का अस्त्र कच्छप सेना को मार पा रहा है। इसका मतलब ये कच्छप की मुसी बच्चे बचा लेगा। ये पताल का अस्त्र गलकट है, इसे शत्रुओं के गले काटना जानता है। और छेला अभिव्यक्ति की तरह कच्छप के चक्रियों को चीरता हुआ उनके बीच जा पहुंचा। और अब अंत में बचा कच्छ सेनापति। इसका सिर मैं काटूंगा। अवश्य पिताजी, मुझे गर्व है कि एक बहादुर पिता की संतान हूँ। मुझे राजा बने रहना है। राजा जैसा बल दिखाना होगा, अन्यथा यहाँ सभी मुझे कार्य समझेंगे। और तभी ये क्या फिर जीवित हो गए? हाँ, हम कछुआ देवता को श्राप मिट गया। हमारे असली सिर हमें मिल गई। अरे ये जल जैसे प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में हम पाताल जल के नागरिक हैं। जल में बड़ी बड़ी लहरें हमारी जल किरणाएं के समय ही उठती हैं। और एक बार नदी के किनारे हम तपस्या में लीन कर ऋषि लहरों की चपेट में आ गया। गुल गुल गुल, ओह, तपस्या भंग हो गई और ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने हमें श्राप दिया, आज के बाद तुम्हारी गति थम जाएगी, तुम कच्छप हो जाओगे और तुम पृथ्वी पर बिना किसी सवारी के नहीं जा सकोगे। और वीर निमंत्रण करने के बाद सेनापति ऋषि पसीज गए। फिर बोले, श्राप मिथ्या तो नहीं जा सकता, किंतु जिस दिन पंचक ग्रह पे पीड़ित कोई इस पर प्रहार करेगा तुम्हारा श्राप कट जाएगा। और बाकीलाल, हम जल के बाहर तो केवल कछुओं पर सवार होकर ही आ जा सकते हैं, लेकिन इस जल दोनों स्थानों पर रह सकता है। पर हमने अपनी शत्रुता भुला दी है। अब हमें चलना चाहिए। और पाताल जल नागरिकों के जाने के बाद पिताजी, पिता प्रति एक पुत्र का फर्ज है, मैंने आपको पूरा कर दिया। अब मुझे
पूर्ण करना होगा माता को दिया वचन का पालन। चलिए पताल, यानी फिर संकट में हूँ। और तभी पुत्र, अब बाकेलाल पताल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है ही। वो पताल भैरव, बाकेलाल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि तुम पताल मणि चुरा कर ना ले ना जाते तो पताल भैरव मुझे कभी ना मिलता। और इसलिए रात्रि को उस मणि की मदद से पृथ्वी पर आकर पताल की खोज करती थी। जब पताल भैरव रात्रि के उस समय पताल में आकर मुझे ढूंढता था, इस कारण हम दोनों एक दूसरे को कभी ना पा सके। परंतु मणि न रहने के कारण मैं बाहर नहीं निकल सकी और पताल भैरव मुझे मिल गया ही। मैंने पताल भैरव से मिलने से विधिवत उससे विवाह कर लिया है। अब मैं प्रसन्न हूँ। अब छैला पुत्र तुम्हारे साथ ही रहेगा बाकेलाल। और बाकेलाल, लो चिर युवा रतन। अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवाह होने के पश्चात मेरे लिए रतन की शक्ति बेकार हो गई है। क्योंकि पृथ्वी को जीतने के लिए कुंवारा होना आवश्यक है। और ये बात मुझे विवाह होने के पश्चात पता चली। ओह, पताल भैरव ने वह पताल भैरवी के जाने के बाद बाकेलाल पताल भैरव ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। और मैं चिर युवा रतन तुम्हें ले जाने की आज्ञा देता हूँ। और मैं आज राज सिंहासन आपको सौंपता हूँ। और इस प्रकार चिर युवा रतन प्राप्त कर बाकेलाल दुर्गत नगर से विदा ली। किंतु इस बार उसके साथ उसका पुत्र छैला भी था। चल चेतक, लगा दे दौड़। जबरदस्ती पुत्र पीछे पीछे छुड़वाना होगा। मैं पिताजी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। समाप्त दोस्तों।